अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो है मैं ये भी अनाउंस करती चलूँ कि अब जो है हमारा ये सेशन जो है वो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स के लिए होगा। तो जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में मेंबर बनना चाहते हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको दिए गए हैं, तो नंबर पे आप राब्ता करके जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है इसके साथ ही साथ नाजरीन आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चले उन्हें वेलकम करते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप लोग सब कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं जो है ये जानना चाहूँगी कि जो है इस वक़्त जो है ये इतनी ज़्यादा मार्केट में सेलिंग हो रही है, इतनी मंदी वाली सूरत-ए-हाल है और ये ना सिर्फ़ मेरा बल्कि आई एम श्योर हमारे बहुत सारे जो देखने वाले हैं उनका भी ये सवाल होगा कि ये मंदी वाली सूरत-ए-हाल जो है ये कब तक चलती रहेगी? ये एक परमानेंट मंदी हो गई है या फिर ये एक वक़्ती तौर की करेक्शन है? क्या चीज़ है? थोड़ा-सा इसके हवाले से बताइए। मेरे ख्याल से ये है कि ये वक्ती करेक्शन है और मेरे ख्याल से ये इस पूरे वीक ये प्रेशर रह सकता है, क्योंकि स्पेशली इस वजह से क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि काफी ओवर वैल्यूड हो गए थे। यानी कि ओवरऑल मार्केट तो शायद एक लेवल तक नहीं पहुंची थी, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हैवी वेट हुँ, स्टॉक्स हैं जो कि ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो जिनकी सेलिंग की वजह से फिर जाहिर है कि म्यूचुअल फंड्स को भी सेलिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो मेरे ख्याल से पिछले 13 या 14 सेशन से लगातार जो है बायर्स थे। लेकिन हुँ, पिछले 2 सेशंस में, कल का सेशन और आज के सेशन में म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग आई है। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स में भी सेलिंग देखें तो हैवी वेट स्टॉक्स जिनमें मारी, एफएफसी, हप्को वगैरह आते हैं, तो उन्हीं में सेलिंग की वजह से मार्केट डाउन हुई है। तो ये है कि ये जो सेलिंग है ये एटलीस्ट एक और दिन तक तो मुझे पर्सनली होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली जो मार्केट को टाइम करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो हुँ, ये है कि अभी भी आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जिस जो वैल्यू वैल्यू वाइज बेहतर है, तो उसको पकड़ा जा सकता है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हुँ। परफॉर्म करेंगे रिगार्डलेस ऑफ मार्केट मार्केट जहां मर्जी जाए, क्योंकि आज भी जिस तरह से मार्केट अगर 3% प्लस से डाउन थी, लेकिन उधर ही कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन पे अपर अपर लॉक भी लगा हुआ था, 10% भी ऊपर थे कुछ ऐसे स्टॉक्स। तो ये है कि स्टॉक पिकिंग अप करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट जो है वो काफी परफॉर्म कर गई थी और अपने जो टारगेट्स है उनको बहुत जल्दी जल्दी मीट कर गई थी। तो जाहिर है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग एक आना एक नॉर्मल फिनोमिना था जो कि आ गया। सही। अच्छा सर, अब ये बताएँ कि 13% जो है वो इंटरेस्ट रेट हो चुका है। तो बैंकिंग सेक्टर्स को आप किस तरह से आप देखते हैं कि क्या आने वाले टाइम में जो है किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में जो है क्या मामलात रहते हैं और जो लोग बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए क्या है? क्या कोई अलार्मिंग सिचुएशन है? क्या है? तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। बैंक्स के लिए है कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन अगर हम एक फिनोमिना को देखें कि नॉर्मली जब ऐसे हालात होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं और जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं और जब पॉलिसी रेट जो है वो और जब जो है वो इकोनॉमी जो है चलना वगैरह शुरू होती है,
तो ऐसे टाइम पे नॉर्मली होता ये है कि स्विचिंग होती है, यानी कि बैंक से दूसरे सेक्टर्स के अंदर, सिक्लिकल सेक्टर्स वगैरह के अंदर स्विचिंग होती है लोगों की पोजीशंस की। तो ये एक ऐसा ही आगे जाके टाइम आने वाला है। तो एक एक तो इंटरेस्ट रेट का पर्सपेक्टिव है और दूसरा लिक्विडिटी का भी पर्सपेक्टिव है। तो इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी दोनों के पर्सपेक्टिव को देखते हुए बैंक्स कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे ओवरऑल एज अ सेक्टर। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर इंडेक्स ने ऊपर जाना है तो बैंक्स जिनका 25% वेट है KC 100 के अंदर, आई थिंक क्लोज टू 25% वेट है, हम्म। तो उन्होंने भी परफॉर्म करना है। लेकिन वो के विद इन बैंक्स स्टॉक पिकिंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से स्टॉक सस्ते हैं और उनमें पोजीशंस लें। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिविटीज हैं लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जिसमें स्विचिंग होगी, लोग बैंक से दूसरे सीमेंट, स्टील और बाकी जो कंज्यूमर आइटम्स हैं या ऑटोज जो चलेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में, उनमें स्विच करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं लोग। तो इस लिहाज से ओवरऑल बैंक जो है वो अच्छा नहीं लग रहा एज एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव के लिए। सही। सर, अब यहाँ पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि अम, इसी दिसंबर में ही, दिसंबर के एंड तक ही जो इंडेक्स है वो 125 यानी 1.25 लाख तक जो है वो चला जाएगा। तो इसमें क्या इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? और दूसरा ये कि जो है इस वक्त जो वॉल्यूम्स जो आ रहे थे मार्केट में, जो साइन वगैरह, MOU वगैरह साइन हो रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसके बाद एकदम से जो है ये मार्केट जो है ने जो है ये जो वॉल्यूम्स हैं जो अभी रुक गए, नहीं आ रहे हैं। तो क्या मतलब आगे बस जो गवर्नमेंट का क्या आगे लाए अमल है, क्या ये जो जो MOUs वगैरह जो साइन हुए हैं, इनके आगे भी कुछ मामला चलेंगे, या सिर्फ ये सिर्फ सिग्नेचर की हद तक ही है? और ये एक वक्ती जो है वॉल्यूम बढ़ रहा था, आगे इसकी क्या, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें। MOUs में यही है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो पॉजिटिव होगी इकोनॉमी के लिए। लेकिन ये छोटे मोटे मोटे एमओयूज से तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में तो उससे डिफरेंस होगा। जी, आई थिंक अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन ले लेते हैं लोगों के। सही। टाइम हो गया काफी। अच्छा, जी अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों के जो सवाल हैं, आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं सर नशद से। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज अपने सवाल कीजिए। जी, अहमद साहब का सवाल है, अहमद अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा जो है SSGC और SNGP के बारे में सवाल था कि SSGC जो है माशाल्लाह अच्छा चला है, मगर SNGP जो है वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिस तरह SSGC चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा व्यू दे दें। बाकी SSGC में क्या अभी भी बाइंग बनती है इसमें, SSGC में? थैंक यू। SNGP जी 20-30 रुपए का होता था, वहां से SNGP 20-30 रुपए से उठ के 100+ चला गया है। तो आप और कितना चलाना चाहते हैं SNGP को? तो SNGP भी अच्छा खासा चला है। और ये है कि SNGP में भी गैप अभी भी लगता है। SNGP को अगर आप देखें तो इसकी 125 से 130 तक की टारगेट प्राइस समझ आती है SNGP की। तो इसमें अभी भी गैप लगता है थोड़ा बहुत। बाकी है कि, और अभी भी गैस प्राइसेस बढ़ने से रिलेटेड न्यूज आई थी फर्दर भी। बाकी एक SSGC में थोड़ा ज्यादा गैप लगता है, और आई थिंक SSGC को इन दोनों में से अगर कोई बेहतर है तो वो इस टाइम पे SSGC है, क्योंकि उसमें उस तरह से अभी तक नहीं आई ग्रोथ शेयर प्राइस में, जो कि SNGP में ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं, SSGC भी तो 9 रुपीज से आज 47 हो गया, 46, तो इसमें भी तो अच्छी ग्रोथ आ गई है। हाँ ग्रोथ, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। लेकिन ये कि SSGC जो है वो 60-65 तक हो जाएगा, और SNGP जो है वो 130 तक का हो जाएगा, 125 130। तो अगर
मेरे ख्याल से परसेंटेज टर्म्स में देखें तो SSGC ज्यादा बेहतर लग रहा है, अगर ठीक आप है, थैंक यू। कैलकुलेट भी कर लें। हाँ जी। जी जी कमाल साहब, आप अपना सवाल कीजिए। एंग्रो कॉरपोरेशन और आईजीआई होल्डिंग के बारे में कुछ गाइड कर दीजिएगा, क्या व्यू है इन लेवल्स पे लेना चाहिए कंसिडरिंग के उनके अंदर ग्रोथ पर प्रोस्पेक्ट्स और किस तरीके से उनकी फेयर वैल्यू अगले 3 महीने में 6 महीने में मार्केट के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एंग्रो की कॉरपोरेशन का ये है कि इसकी जो भी आ, आपने देखा था कि इसकी जो भी अभी वो इसकी स्वैप रेशियो वगैरह भी आ गई थी। एंग्रो कॉरपोरेशन का शेयर तो डीलिस्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। और एंग्रो कॉरपोरेशन का जो इंसान शेयर लेगा उसको एक नई कंपनी का दाऊद हरक्यूलिस जो होती है, जो दाऊद हरक्यूलिस का नाम चेंज होके वो उस कंपनी के शेयर अलॉट होंगे। तो मोरलेस इसमें जो भी जान थी वो प्राइस इन हो गई है। अगर आप के पास ऑलरेडी है तो आई थिंक इसको सेल कर देना चाहिए। और अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी जरा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो ये है कि जब तक इनका मर्जर नहीं हो जाता तो तब तक ये कि डिविडेंड भी थोड़ा रुके रहेगा 1-2 क्वार्टर। और फिर उसके अलावा एंग्रो का शेयर की जगह भी आपको दूसरा शेयर मिलेगा। तो अभी जरा आई थिंक इसमें वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। बाकी आईजीआई होल्डिंग्स को आई थिंक बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि जो भी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उनको भी जो है एक वैल्यू मिल रही है आजकल की मार्केट में। तो इवन दो आईजीआई होल्डिंग्स ने भी किया है, काफी परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी आई थिंक आईजीआई होल्डिंग्स को रिलेटिवली देखा जा सकता है इन लेवल्स के ऊपर भी। सही। जी बहुत शुक्रिया कमाल साहब। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कर लें, क्योंकि सेशन का टाइम लिमिटेड है। एक अच्छा। और आइटम के बारे में मुझे जी व्यू चाहिए था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर, नहीं नहीं रोशन बिल्कुल। पैकेजेस के बारे में भी व्यू दे दे अगर इन लेवल्स पे कैसा लगता है रोशन पैकेजेस, क्योंकि ये डिस्काउंट रेट कट का मेजर बेनिफिशियरी है उस एंगल से भी। हाँ जी, डिस्काउंट रेट के बेनिफिशियरी तो सारी पैकेजेस कंपनीज ही हैं, चाहे वो रोशन पैकेजेस हो, चाहे सेंचुरी पेपर हो, चाहे पैकेजेस लिमिटेड हो। तो रोशन पैकेजेस का ये है कि आई थिंक काफी जो है ये गिर भी चुका है, आज भी गिरा है। इन तो मेरे ख्याल लेवल्स से पे रोशन, इन लेवल्स पे एंट्री बनती है, और अगर थोड़ा ऊपर लेवल पे होल्ड किया हुआ है तो ये आप देखते हैं 24 से 28 रुपए या 30 रुपए मार्केट कंडीशन के हिसाब से आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये 25 से 30 के दरमियान तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इम्प्रूवमेंट आ रही है, जिस तरह से पॉलिसी रेट का, सॉरी, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने का इम्पैक्ट आएगा, फिर डिमांड वगैरह भी पिकअप होगी। उस लिहाज से बिल्कुल बिल्कुल बनता है, 25 से 30 तक जाने के इसके चांसेस तो लग रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। जी जी। जी। अच्छा, यहाँ पर जो है सर, थोड़ा सा मैं ऑयल सेक्टर के हवाले से पूछूंगी कि थोड़ा सा ये डाउन जा रहा है, क्या वजह है? और क्या आप इसके हवाले से कहेंगे कि ये क्या वजूहात है कि ये एकदम से जो है ये सेक्टर थोड़ा सा जो है डाउन है? थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। जी, डाउन जा तो नहीं रहा, डाउन हुआ है अभी 1-2 दिन में। जी। वैसे तो बहुत सेक्टर जो जो ओवरऑल KC 100 चला है उसमें हम्म। उसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन OGDCL, PPL और मारी का ही था। मारी मेनली, मारी ने, OGDCL ने और PPL ने, इन्होंने ही इंडेक्स को चलाया है। ऐसे ही बिल्कुल। अ, तो ये है कि लेकिन थोड़ी थोड़ी बहुत अभी डाउनवर्ड आई है, डाउनवर्ड प्रेशर आया है। तो इसमें यही है कि स्पेशली मारी में थोड़ी सी नेगेटिविटी समझ आ रही है अभी। और मारी जो है वो
600 से 650 के बीच कहीं जाके ही सेटल होता हुआ समझ आ रहा है। तो बाकी ये है कि ओजीडीसीएल पीपीएल स्टेबल रहेंगे रिलेटिवली। सही। और सर टीआरजी के हवाले से भी जरा बता दीजिए कि इस वक्त टीआरजी में जो लोग इन्वेस्टेड हैं क्या है, क्या करना चाहिए, क्या थोड़ा सा टीआरजी को भी एक्सप्लेन करेगा। टीआरजी का यही है कि उसमें अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो टीआरजी का ये है कि अगर किसी के पास टीआरजी प्रॉफिट में है तो उसे सेल कर देना चाहिए, और अगर कोई एंट्री लेने का सोच रहा है तो एंट्री नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि रिस्की है। अगेन वही बात है, चलने को चल सकता है लेकिन और बहुत बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें श्योर शॉट रिटर्न है। तो सही। अच्छा, ये अहमद का सवाल आया है, पीआरएल कब बता दें, एंट्री ले सकते हैं। मेरे ख्याल से पीआरएल का जवाब मैं अपने प्रीमियम ग्रुप पे भी दे चुका था। आई थिंक अगर ये प्रीमियम ग्रुप का पार्ट है तो पीआरएल में ये है कि डिप का वेट करें फिर एंट्री लें। सही। और यहाँ पर बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि उनको तो पता ही होगा कि जो है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में हैं तो वो आपको जो है वहीं वहीं पर ही जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ज़ाहिर है सर नशरत हैं, तो जो है वो भी जो है कोऑर्डिनेशन करके जो है आप लोगों के आंसर्स कर रहे होते हैं। तो जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं वो जानते होंगे। और जो भी सवाल वगैरह हैं वो आप उनसे ग्रुप में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा सर जी। आप इधर। मैं सॉरी, मैं अगर आपको इंटरप्ट करके मैं आप लोगों को एक और एडवांटेज बता देता हूँ प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने का, कि हम्म। प्रीमियम ग्रुप में रियल टाइम में आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, यानी कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो हम्म। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप वहीं पे एक्शन ले सकते हैं, बाय करना सेल करना जो भी है। तो वो जो आपको रियल टाइम में रिस्पॉन्स मिलेगा और ड्यूरिंग मार्केट आवर्स रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो सेशन में नहीं मिलेगा, वो आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ही मिलेगा। तो वो उसका एक एडवांटेज है उसको ज्वाइन करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा सर, यहाँ पे डॉक्टर फारूक साहब का सवाल है। अच्छा, आप लोग काइंडली अपने सवाल ज़रा माइक पे करें, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन है तो अच्छा लगता है। लेकिन चलिए, बैंक्स के बारे में उन्होंने पूछा कि बाइंग के बारे में काइंडली गाइड करते हैं। अभी आपने खैर गाइड भी किया। एमईबीएल और एफएबीएल के हवाले से उन्होंने पूछा है। जी अच्छे हैं दोनों, मतलब एमईबीएल तो इन लेवल्स के ऊपर अच्छा है। एक एक टाइम था कि ये अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन ये कि अब जिन लेवल्स के ऊपर आ गया है, इन लेवल्स के ऊपर तो बिल्कुल इसमें बाइंग बनती है। और एफएबीएल तो बिल्कुल जो है वो अच्छा है, क्योंकि वो उसकी इस्लामिक कन्वर्जन का भी फैक्टर है और ग्रोथ है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, डिविडेंड आने का भी है पॉसिबिलिटी। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा वेव्स ऐप के बारे में बताएं। वैसे तो हम एक बड़ा ही डिटेल प्रोग्राम हम जो है पहले कर चुके हैं, तो अभी काफी टाइम से लोग उसमें जो है स्टक हुए हुए हैं। तो थोड़ा सा मूवमेंट भी हमने देखी है उसमें। तो फर्दर क्या उसका फ्यूचर है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बता दें। जी, वेव्स ऐप बिल्कुल अच्छा लगता है। वेव्स ऐप का फ्यूचर यही है कि हम्म। इसकी ये अपनी जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह डिक्लाइन होने की वजह से कंज्यूमर अप्लाइंसेस वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा कि लोग जो है जरा किस्तों पे भी बाइंग करते हैं इन कंज्यूमर अप्लाइंसेस की, तो किस्तों पे बाइंग भी रिलेटिवली इजी हो जाएगी। फिर ये है कि कंपनी के लिए भी जो है ना, लोअर रेट्स के ऊपर ज्यादा डेट लेके प्रोडक्शन करना भी इजी हो जाएगा। उसके अलावा कि ये लोग जो है ना वो किसी बड़ी फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ जेवी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर करने का। तो वो भी एक डेवलपमेंट पाइपलाइन में है। तो इनकी वजह से वेव्स ऐप बिल्कुल एक मुझे तो पर्सनली बहुत एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लगती है। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी काफी इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर। सही। सही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो है सर, थोड़ा सा पीआईए के हवाले से भी हमारे सेशंस में काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन लोग कंटिन्यूसली पीआईए को भी वो कर रहे होते हैं, जो लोग ज़ाहिर है इन्वेस्टेड हैं।
तो पीआईए को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्योंकि ये मुख्तलिफ हमारे जो है ये सवालात आते रहते हैं, तो थोड़ा सा पीआईए के हवाले से बताएं। पीआईए जी बिल्कुल, इसमें यही है कि कोई डेवलपमेंट होना ही जरूरी है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये चला भी उसी वजह से ही था। हम्म। अ, अभी जो है वो गवर्नमेंट ने भी शायद रियलाइज कर लिया है, पिछले दिनों बातें हो रही थी कि जो 800 बिलियन की इसकी लाइबिलिटीज हैं उनको साइड पे करके और फिर इसको जो है वो बेचा जाएगा। तो यही देखें कि यही आप देखें कि 800 बिलियन, मतलब गवर्नमेंट 800 बिलियन कहाँ से लाएगी और कैसे वो अ, उसकी लाइबिलिटीज को पूरा करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये है कि इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर इसमें डेफिनेटली बाइंग करें। सही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आईटी सेक्टर के हवाले से काफ़ी सवालात हमारे पास आए थे। जैसे सिस्टम के हवाले से भी सवाल पूछा गया है, ऑक्टोपस के हवाले से सवाल पूछा गया है, तो थोड़ा सा जो है इसको भी एक्सप्लेन कर दें। ऑक्टोपस का ये है कि ऑक्टोपस अगर आपको लोअर रेट के ऊपर मिलता है तो अच्छा है, यानी कि 50-60 की रेंज में अगर मिलता है तो अच्छा है। इसमें ट्रेडिंग वगैरह काफी ज्यादा होती है, वॉल्यूम होता है, तो एज अ ट्रेडिंग बेट अच्छा है। सिस्टम्स बिल्कुल अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये काफी चल चुका है और मे बी नियर टर्म में उस तरह से रिटर्न ना बने, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। और बाकी ये कि अगर उसके अलावा सिमेट्री ग्रुप एक है जिसका आपने शायद नाम नहीं लिया, उसमें ये कि डिप पे बाय करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिमेट्री ग्रुप का जो नेक्स्ट अब रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनी ने जो है वो बहुत सारी बातें तो कर ली, बहुत सारे मटेरियल नोटिस तो दे दिए कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। और मेरे ख्याल से हम लोग जो है वो शायद चांद पे जाने के अलावा सब कुछ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम चांद पे जा रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ ही कर दिया उन्होंने अनाउंस कि हम स्टेट बैंक को भी अब हम ही चला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उसके अलावा। सही। तो ये है कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इसका जो अभी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर एक डिप आएगा जिसके ऊपर बाइंग बनती है। तो हम्म। लेकिन ये कि इन रेट्स के ऊपर थोड़ा भी महंगा लग रहा है, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड पी पे देखें तो ये अब तकरीबन 20-22 के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग पे हो गया है, जो कि इक्वल टू सिस्टम्स है। तो ये कि जाहिर है सिमेट्री जो है वो सिस्टम्स के लेवल की कंपनी तो नहीं है कि आप उसको वही सेम पी ही दें। तो बस ये है कि उस हिसाब सही। से इसको देख लेना चाहिए। सही। हाँ। सर, अब इस लास्ट में जो है मैं यही जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा बताइए कि अब नेक्स्ट जो है मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं इस वीक में। जाहिर है अभी जो है अब ये वीक एंडिंग पर है, तो लास्ट 2 डेज में किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, और फिर आपकी टॉप पिक्स। अ, ये ये वीक थोड़ा प्रेशर रह सकता है, मे बी फ्राइडे को रिकवरी आ जाए। हम्म। अ, उसके अलावा ये है कि टॉप पिक्स की अगर हम बात करें तो टॉप पिक्स मेरी होंगी अटक सीमेंट और मिजान बैंक। ओके, ठीक है, बिल्कुल। जी। ये बिल्कुल, और ये फ्राइडे तक जो है ये वाली जो आपकी टॉपिक है। तो टॉप मैं कह रहा हूँ कि फ्राइडे को मे बी जो है ना वो फ्राइडे को मे बी रिकवरी हो। मुझे कल तो प्रेशर ही लग रहा है मार्केट के ऊपर हम्म। थोड़ा। कल भी सेलिंग का प्रेशर ही लग रहा है मुझे। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो है मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।